की सारी निकल गई। हुआ ये कि अमेरिका ने कॉल की और वो शायद इस कॉल का वेट ही कर रहे थे कि किसी तरह से हमारी जान छुड़वा दो। जैसे ही वो कॉल आई तो फौरन उन्होंने डाइवर्टर्स लगाने शुरू कर दिए। भाई जो जंग होती है ना वो जीती जाती है जिगरे के साथ और उसके अलावा टेक्नोलॉजी के साथ। तो पाकिस्तान दोनों ही चीजों में इंडिया से ऊपर था। राफेल को वो लेके आए जी कि 150 किलोमीटर फायर कर सकता है, तो हम J-10C और अपना जो JF-17 थंडर जो है उसे ले आए जिसमें हमने वो मिसाइल फिट किए जो 200 किलोमीटर से ऊपर जा सकते थे। तो इंडिया को ये मिसाइल काफी फील होने शुरू हो गए और उसके बाद उन्होंने कहा भागो और निकलने की। तो पहला टॉपिक आज हमारा यही है कि इंडिया जंग से पीछे क्यों हटा और ये हटना क्या मुस्तकिल है या ये आर्जी है, तो डिटेल से जानते हैं। अब कुछ लोगों का क्लेम यह है कि ये आर्जी है। 27 सितंबर जब आरएसएस का 100 साला जश्न होगा तो उससे पहले पहले मोदी साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, कोई ऐसा काइनेटिक ऑपरेशन जरूर करेंगे कि ताकि उसको एक एहसास सा वार्सा बना के वहां पे तकरीर कर सकें। हो सकता है कि वो कुछ मिनटों के लिए पाकिस्तान की सरहदों को क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल हो जाएं, यहाँ पे तस्वीरें बनाएं, सेल्फीज खींचें और वापस चले जाएं। और ये भी हो सकता है कि कोई मिसाइल फेंक दें यहाँ पे और फिर उसको हवा दें अपने मीडिया के अंदर कि देखो हमने बदला ले लिया। और ऐसा भी मुमकिन है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही जो उनकी जेलों के अंदर पड़े हुए हैं उनको गिरफ्तार करके उनसे एतराफ़ करवा के कहें कि ले ये मुजरिम सामने आ गए और मुजरिम भी एतराफ़ कर दें कि हमें पाकिस्तान ने भेजा था और इसलिए हमने ये कार्रवाई की थी। तो एक इस टाइप का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी वो कर सकते हैं, इस टाइप का भी। और कहीं ना कुछ वो सितंबर तक करते रहेंगे। ये कुछ लोगों की रीडिंग है पाकिस्तान में। अब आज की जो सूरत वो ये है कि बहरहाल इंडिया पीछे हट गया, इसमें कोई शक नहीं है। और पिछले 24 घंटे में ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ी तब्दीली है जो हमें नजर आई। यहाँ पे जो DGISI को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया उसका भी एक बड़ा अहम रोल है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसने भी इस जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया इस अपॉइंटमेंट ने भी। लेकिन 4 चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से इंडिया पीछे हटा। एक तो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन जो था पाकिस्तान का उसने कमाल कर दिया। यानी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो इंडिया का बयानी है उसे वेस्ट ने कबूल नहीं किया। ना अमेरिका में कबूल किया गया, ना यूरोप में कबूल किया गया, ना यूरोपियन ना इंग्लैंड ने कबूल किया है, ना जापान में जो बड़े मुल्क हैं जो जिनको कहते हैं ना 5 स्टार कंट्रीज या फर्स्ट वर्ल्ड जो है उसने इसको कबूल नहीं किया। इंटरनेशनल मीडिया से इंडिया को कोई सपोर्ट नहीं मिल सकी जो मेरा ख्याल बहुत बड़ी नाकामी है। और उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान के इदारे हैं उन्होंने कमाल कर दिया। उसकी वजह मेरा ख्याल जो लगता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतनी बम्बार्डमेंट की जो हमारी अफवाज के ऊपर कि उन्होंने अपना सिस्टम एक डेवलप कर लिया और उस सिस्टम के तहत जब उन्होंने इंडिया के ऊपर उसको टेस्ट किया तो वो बड़ा कारगर रहा, बड़ा जबरदस्त साबित हुआ। क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने रोक लिया था, कंट्रोल कर लिया था सोशल मीडिया पे, तो इंडिया तो बेचारा उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो वो ऑपरेशन जो था ना वो वैसे कमाल है और उसने उनके नर्व्स जो थे उनको तोड़ के रख दिया और साथ इंटरनेशनल जो सपोर्ट उनको नहीं मिल सकी जो इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, ये पहली वजह हो सकती है। तो बैटल हार्डन बना दिया जी। और दूसरी जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान की जो तैयारी है उसने हैरान कर दिया कि इमीडिएटली आप ये समझे कि पहले 24 घंटे में पूरी पाकिस्तान की फौज तैयार हो गई और उसने मूवमेंट करनी शुरू कर दी, उसने बॉर्डर की तरफ जाना शुरू कर दिया और साथ जो एयरफोर्स है वो रेडी हो गई, हमारी नेवी रेडी हो गई, पूरी कौम के अंदर यूनिटी आ गई। और यहाँ पे जो डिवाइडेड सोसाइटी थी उन्होंने अपने डिवीजन्स खत्म करके उन्होंने अपनी कौम के साथ अपनी स्टेट के साथ खड़ा होने का ऐलान कर दिया। तो ये एक ऐसी हैरानकुन चीज़ थी जैसे इंडिया के जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर वार किया, उसे कमजोर कर दिया कि यहाँ तो कौम तैयार हो गई है, जिस कौम के बारे में ख्याल ये था कि जब फौज आगे निकलेगी तो पीछे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिवोल्ट कर देगी और हो सकता है अवाम इनके खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दे। तो वो जब उन्हें ये महसूस हुआ कि ये तो काम खराब हो गया क्योंकि यहाँ पे यूनिटी क्रिएट होगी और यूनिटी के साथ साथ जो है अफवाज इनकी एक्टिव हो गई है, फिर बाकी सारी फौजें वो भी प्रॉपर उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी और उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। तो इसने उनके जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर वार किया और वो थोड़े से कमजोर हो गए। और तीसरी जो चीज़ है वो अमेरिका की तरफ से एक झुकाव है पाकिस्तान की तरफ और उन्होंने इंडिया का नैरेटिव तस्लीम नहीं किया और साथ इंडिया से कहा कि आप पाकिस्तान के साथ बैठ के नेगोशिएट करें, गुफ्तगू करें और अगर आप डायरेक्ट नहीं करते तो दरमियान में किसी मुल्क को रखें ताकि ये मसला हल हो। और इसके अंदर जो ब्रेक थ्रू है वो बड़ा दिलचस्प है और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में इसका बड़ा फायदा होगा। इंडिया की तरफ से एक रॉ के जो साबिक चीफ हैं उनको उन्होंने नेशनल जो उनकी सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है उसका चेयरमैन बना दिया। ठीक है। और उनको मुकम्मल इख्तियार दे दिए, इतने मुकम्मल इख्तियार के वो जो अपनी अफवाज हैं उनसे जवाब दे सकते हैं और साथ साथ रॉ से भी जवाब दे सकते हैं। तो उन्होंने अपने पूरा सिस्टम जो है उसका उन्हें चीफ बना दिया। और इस साइड पे फिर पाकिस्तान ने इमीडिएटली इस तरह किया कि जनरल आसिम मलिक जो DGISI हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया प्राइम मिनिस्टर का, सर्विंग को लगा दिया। अब ये देखो ये जो कुछ भी हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान में ये दोनों सीक्रेट एजेंसीज की वजह से हो रहा है या दोनों सीक्रेट एजेंसीज इसको डील करती हैं या दोनों सीक्रेट एजेंसीज के ऊपर एतराज किया जाता है, इनके ऊपर इल्जाम लगता है। तो ये तीनों सिनेरियो हमारे सामने। मतलब फर्ज करो कि जौफर एक्सप्रेस का जो केस है उसके पीछे रॉ का हाथ नजर आता है और जो इस वक्त पहलगाम के अंदर हो रहा है रॉ। और दूसरा ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि ISI ने किया। ठीक है, इंडिया के अंदर जो भी होता है वो ISI के ऊपर आ जाता है, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी होता है वो रॉ के ऊपर आ जाता है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि इस साइड पे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो सर्विंग जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है और ISI के हेड है और दूसरी साइड पे जो रॉ का एक साबिक चीफ है
फुल अख्तियारात के साथ उसको वहाँ पे जो सिक्योरिटी बोर्ड है, नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड है, उसका चेयरमैन बना दिया ठीक गया। है। तो अब ये दोनों बड़ी आसानी से एक दूसरे के साथ रब्ता कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, दोनों एक कंक्लूजन पे जा सकते हैं। और कंक्लूजन ये हो सकता है कि ये वादा करे कि आज से वो टीटीपी को सपोर्ट नहीं करेगी और आज से वो बीएलए को सपोर्ट नहीं करेगी, और वो अपने तमाम स्लीपर सेल्स को बंद कर रही है पाकिस्तान के अंदर। और अगर ये वादा कर लेते हैं तो फिर ये डिफ्यूज हो जाएगी सूरत। ठीक है। और सेम इसी किस्म का प्लेज वो आईएसआई से चाहेंगे कि जनाब आप इंडिया के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करें, इंडिया के अंदर कुछ लोग हैं उनको सपोर्ट करना बंद कर दें, और आप अनाउंसमेंट कर दें कि हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होगी। और उसके बाद जब ये दोनों का समझौता हो जाता है तो फिर सियासतदानों को बैठा दिया जाता है, जयशंकर उस साइड से आ सकते हैं, इसहाक डार साहब इस साइड से आ सकते हैं, दोनों बैठ के फैसला करके एक अनाउंसमेंट कर सकते हैं और उससे ये ताल्लुका ठीक हो। तो ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है। मेरा ख्याल है जो जंग टली है उसकी ये वजह भी है कि उस साइड पर का चीफ आ गया, इस साइड पर आईएसआई का चीफ आ गया, और दोनों के पास इस मरतबा इख्तियारात है, दोनों बैठ के भी इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा जो सदमे की बात है वो ये है कि इंडियंस ने भी उसका जो बयान है उसको कबूल नहीं किया इस मरतबा। लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी, लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, और उससे जो मोदी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। यानी आप समझे कि आरएसएस से हुआ है, उसको शिकस्त हुई है और बीजेपी को शिकस्त हुई है वहाँ पे, और मोदी का जो नैरेटिव वो बिका नहीं इस बार इंडिया के अंदर भी। ठीक है, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, आपने जिक्र किया यहाँ पे कि जी मोदी ने एक तकरीर फरमा दी फौरी तौर पे पहलगाम हमले के बाद, तो उस तकरीर का एक जुमला मैं आपको बताता हूँ जी। मोदी साहब ने कहा कि हम आतंकियों की बची कुची ज़मीन को मिट्टी में मिला देंगे। तो मुझे ज़रा बताइएगा ज़मीन और मिट्टी में फ़र्क क्या होता है? नहीं, बस वो ऐसी जज्बाती बातें होती है ना, वो बहुत आगे चले गए थे, मोदी साहब बहुत आगे ले गए थे, जबकि पीछे तैयारी नहीं थी। उनकी जो अफवाज है ना उसका सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है ना, वो कहते हैं कि जंग इतनी आसान काम नहीं होती कि आपने कहा स्विच ऑन किया और उसके बाद जंग स्टार्ट होगी, इसकी तैयारी चाहिए होती। अब देखें ना, पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे मशक़ें कर रहा है, इंडिया में अभी तक किसी उनकी कोर ने, किसी फौज ने वहाँ पे कोई मशक़ नहीं की, ठीक है, और ना ही डिप्लॉयमेंट हुई है, और सिर्फ मूवमेंट हो रही है, और मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट में बड़ा फर्क है वहाँ पे। और अभी इससे आप पता लगा लें कि कितना सीरियस होगा इंडिया, क्योंकि मोदी ने कहा 24 घंटे में जंग करूँ, ये जंग है, ये ऐसे नहीं होती कि मुंह उठाया और उसके बाद गोलाबारी शुरू कर दी, ये तो प्रॉपर तैयारी चाहिए। तो चौधरी साहब इसे तो फिर बोंगी मारना कहते हैं ना, कि आप बोंगियां मार रहे हैं। तो नाज़रीन, हुआ ये कि मोदी साहब ने जो अपनी अफवाज को कहा था वो तैयार नहीं थी, और उसके बाद वो बिल्कुल बौंदल गए, और उसके बाद उन्होंने अपने ही फौजी फारिग करने शुरू कर दिए, अपने ही जर्नैलों को हटाना शुरू कर दिया। तो अब ये हालात हैं भाई, अगर हिम्मत नहीं होती तो पंगा मत लिया करो, या कम से कम अपनी फौज से पूछ लिया करो कि वो उस काबिल भी है या नहीं है। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह का दौरा किया। जिस जगह ये दौरा करने गए थे वो कोई आम जगह नहीं थी, वो एक स्ट्रेटेजिक जगह है जहां पे वो गए हैं, और इसके बड़े जिसे कहते हैं ना कि पैगाम बहुत लंबा दिया गया है, ये आगे दिया गया है। उन्होंने कहा क्या, ये गए कहां थे, और अब इसके बाद क्या हो सकता है, ये डिटेल से स्टोरी आपको बताते हैं। अब असल में दो स्ट्राइकिंग कोर्स हैं, और उनका काम यह है कि उन्होंने स्ट्राइक करनी है। जंग के अंदर दो चीज़ें, एक डिफेंस करनी होती है, एक स्ट्राइक करनी है, एक ऑफेंस करना होता है। और ये जो स्ट्राइकिंग कोर्स हैं, एक मुल्तान के अंदर है, दूसरी जो है वो मंगला के अंदर है, और ये रिजर्व है कि 10 कोर जो है वो उसने स्ट्राइक करनी है, और पीछे एक रिजर्व फोर्स होती है कि इमीडिएटली उसने आगे बढ़ना होता है, और बढ़ के उसने भी मुकाबला करना होता है, पीछे से सपोर्ट देनी है पूरी फौज को। तो ये मंगला के अंदर स्ट्राइकिंग कोर है और ये रिजर्व है, और इसको आर्मी चीफ ने कहा था कि 3 दिन के अंदर अंदर आपने मशकें स्टार्ट करनी है, जो फौज के अंदर तकरीबन नामुमकिन होती है। लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर ना सिर्फ इन्होंने फॉर्मेशन अपनी मुकम्मल की, उसके बाद इन्होंने बाकायदा मशकें शुरू की, और कल आर्मी चीफ वहाँ पे पहुंचे, और पहुंच के उन्होंने उसका दौरा किया और लाइव मशकें देखी, और अपने सोल्जर के साथ खड़े हुए, बल्कि उनकी एक जीप जा रही है, अगर आप देखेंगे तो बहुत आगे बॉर्डर के करीब तक वो पहुंच गए थे। सही। और ये जो स्ट्राइकिंग कोर है, इसका कमाल ये है कि 24 घंटे के अंदर जो 3 हमारे सेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान, उनमें एक छम सेक्टर है, फिर इसके साथ साथ मीरपुर सेक्टर है, फिर बिम्बर सेक्टर है, ये 24 घंटे में वहाँ पहुँच सकते हैं। और अगर पूरी LOC कवर करनी है तो 48 घंटे में ये वहाँ पे उसकी डिप्लॉयमेंट हो जाती है। तो इसको पूरा एक्टिव किया उन्होंने, यानी तमाम हथियार उनको चेक कर लिया, फिर इनके पास टैंक्स हैं वो, फिर इनके पास कमांडोज, लाइट कमांडोज जो है वो हैं, उनकी मशकें करवा ली, फिर इसके साथ साथ इनके पास आर्मर्स हैं वो हैं। तो मुख्तलिफ जो इनके पास चीज़ें हैं वो सारी के सारे हथियार, सारी इक्विपमेंट्स इन्होंने यूज़ करके उसको चेक कर लिया, और उसके बाद अब सारे जो लोग हैं वो फुल फॉर्म में है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसने इंडियन के जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर भी अटैक किया, कि देखें उन्होंने अपनी स्ट्राइकिंग कोर जो रिजर्व है उसको भी एक्टिव कर लिया, और ये एक क्लियर मैसेज किया। और फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि इस टाइप की जो मशकें उसकी प्रॉपर तस्वीरें जो है वो लॉन्च की गई हैं, और वीडियोस भी लॉन्च की गई हैं प्रॉपर। और ये जो वीडियोस हैं इस वक्त इंडिया के जो सोशल मीडिया और मीडिया उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और वो दिखा रहे हैं कि देखें जी वो तो पूरी तैयारी कर रहे हैं। और ये वो नहीं सोच रहे कि इस किस्म की जो फुटेज दिखाई जाती है तो उससे लोगों के हौसले कम होते हैं, लोगों के हौसले पकड़े नहीं जाते, लोगों के हौसले बेहतर नहीं होते। तो ये एक मेरा ख्याल है एक अच्छी मूव है कि इंडियंस को या इंडियन फौज को बता दिया कि हम फुल तैयार हैं भाईजान, अगर आप आना चाहते हैं तो आ जाएं, बिस्मिल्लाह कर। ठीक है, और बयान भी दिया है बड़ा मुंह तोड़ किस्म का, तरा काटता है जी। भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि कोई भी एडवेंचर को छोटा मोटा पटाखा भी छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आगे से मिसाइल ही मिलेगा। अब इसमें देखिए इंडियन की तरफ से मैं दोबारा कह रहा हूं कि उन्होंने अभी तक कोई एक्सरसाइज नहीं की, वहां पे कोई डिप्लॉयमेंट नहीं हुई, और उनकी जो आर्मी है वो टाइम मांग रही है कि आप हमें टाइम दें। और इसलिए जब उनकी नेशनल
सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, तो उसमें जो फौज के लोग थे, जो हेड्स थे, उन्होंने कहा कि आप हम पे छोड़ें, ये फैसला हमने करना है कि किस वक्त हम तैयार होंगे, किस वक्त हम जंग करेंगे। पिछली मरतबा जब आपने हड़बोंग में आके ये फैसला कर लिया था तो हमें अभिनंदन देना पड़ गया था, और उसमें पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हुई थी, तो दोबारा ये बेइज्जती ना करवाएं, हमें तैयारी का टाइम दें। और उसी बात पे मोदी साहब बहुत ज्यादा नाराज हैं, बल्कि उन्होंने देखें वाइस एयर चीफ जो उनको फारिग कर दिया, फिर उससे पहले कोर कमांडर को बदल दिया। तो इस टाइप का वो एक डिप्रेशन के अंदर जो फैसले कर रहे हैं, वो चीज साबित कर रही है कि फौज उनकी तैयार नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, 100 साल का टाइम काफी रहेगा देना? नहीं, ऐसे नहीं यार, हम मजाक में बात उड़ा रहे होते। चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी कि इंडिया, हम अगर क्लियर कट कहें ना कि हार मान चुका है या ये जंग नहीं लड़ सकता था, जो भी जुमला आप सोचना चाहें आप सोच सकते हैं इसके हवाले से। इंडिया के एक साबिक रॉ चीफ हैं, ठीक है, रॉ चीफ का एक बयान आया। अब जो रॉ चीफ है वो डेफिनेटली अपनी फौज को, अपनी एजेंसीज को और अपनी तमाम पावर को बड़ी अच्छी तरह से जानता है। जब वो कोई बात करेगा और अपने मुल्क के हवाले से करेगा तो वो ऑथेंटिक तस्वुर की जाएगी। तो ऐसे ही एक रॉ चीफ जो उनके साबका रह चुके हैं, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें साफ ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा मत होना भाई। ये बयान क्या है, ये स्टोरी क्या है, आपको डिटेल से बताओ। देखिए, अमरजीत सिंह दौलत हैं और बड़े मशहूर उनके रा के साबिक चीफ हैं। 1999 से लेकर 2000 तक ये वहाँ पे चीफ रहे हैं, और ये वही दौर है जिसमें आपको पता होगा कि यहाँ पे कारगिल का वाकया भी हुआ था। यही दौर है जिसमें 9/11 भी हुआ आगे चल के, और उस सेंसिटिव किस्म के टाइम में ये वहाँ पे मौजूद रहे वहाँ। और फिर उसके बाद ये कश्मीर के अंदर उनके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर बन के 4 साल ये वहाँ पे एडवाइजर है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, किताब भी उन्होंने लिखी है, और इनकी जो गुफ्तगू है वो उसको पूरे इंडिया में बड़ा सीरियस लिया जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में सीरियस लिया जाता है। तो इनका एक इंटरव्यू आया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी तफसील के साथ सारी चीज़ों का जिक्र किया, और 3 नुकते उसके अंदर उस इंटरव्यू से निकलते हैं। पहला नुकता तो ये निकलता है कि जो पहलगाम का वाकया, ये हमारा सिक्योरिटी लैप्स है, ये हमारी सिक्योरिटी की नाकामी है। तो उन्होंने तस्लीम किया कि बजाय आप पाकिस्तान की झाड़ियों के ऊपर बल्ले मारते रहें, उससे बेहतर यह है कि आप अपनी गलती को तस्लीम करें, क्योंकि ये नाकामी है। अब 4 लोग आ गए, आप उनको रोक नहीं सके, आइडेंटिफाई नहीं कर सके, वो वाकया कर गए, आप अपने लोगों को बचा नहीं सके, उसके बाद वो वापस चले गए और गायब हो गए, आप उनको रोक नहीं सके, आप उनको तलाश नहीं कर सके। तो ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और हमें इसे मानना चाहिए। तो ये उनकी तरफ से क्लेम किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जंग का कोई इम्कान नहीं है, ना इंडिया जंग कर सकता है, ना पाकिस्तान कर सकता है, लिहाजा इस किस्म का कोई इम्कान नहीं है, ये सिर्फ गिदड़ भपकियां हैं, इधर से भी हम कुछ कही जा रहे हैं, उधर से भी कुछ कहे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल फिक्र ना करें, जंग कोई नहीं है। और तीसरा, उन्होंने कहा कि ये न्यूक्स जो है ना, इंडिया भी, हम भी दिखाते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, पाकिस्तान भी धमकाता रहता है। तो उनके ये 3, एक तो बड़े दिल के साथ उन्होंने मान लिया, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ये नहीं मान रहा, बल्कि उनके जो साबिक जर्नैल हैं वो तो बोलते बोलते ऐसा लगता है कि माइक को चक मार देंगे, या उनका ब्लड प्रेशर इतना होगा कि ठा की आवाज़ आएगी, फट जाएगा बंदा। और वो यही कह रहे हैं जी चढ़ दौड़ें, दौड़ पड़े, मार दें, पकड़ लें, बर्बाद कर दें। लेकिन ये बंदा जो बड़ा सेंसिबली गुफ्तगू कर रहा है, कहता है यार ये मुमकिन नहीं है, कोई जंग इस तरह नहीं हो सकती। उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लेंगे जैसा इन्होंने पिछली बार एक वाकया कर लिया था 2019 में, इसी टाइप की कोई हरकत करके फिर मार खा के वापस आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो दौलत साहब का जो कहना है ना, मेरा ख्याल है उसको सीरियस लेना चाहिए कि एक ऐसा आदमी है जो बहुत इनसाइडर है, बहुत अरसा वो जो पावर कॉरिडोर्स है उनके अंदर रहा है, इंटेलिजेंस चीफ रहा है उनका, तो वो बात कर रहा है। तो मेरा ख्याल है उसकी बात में बड़ा सेंस भी है और वजन भी है। तो मोदी साहब को चाहिए कि इनको एडवाइजर रखें अपना, इनसे पूछें कि किस भाव बिकती है, क्योंकि ये सिर्फ गिदड़ भपकियां लगाने से या बातें करने से इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये जंग जो है गले पड़ जाएगी इंडिया की। मतलब वो जनरल मीनाक्षी, मतलब वो जनरल बख्शी, सॉरी, जो है मतलब वो उसकी बातों पे ना जाएं। ठीक है चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। अगली स्टोरी जी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। भारत ने एक और बोंगी मारी जी, और अपनी तरफ से उसने पाकिस्तान को नुकसान दिया, लेकिन वो नुकसान की बजाय हमारे लिए गिफ्ट साबित हुआ, और बहुत बड़ी फेवर साबित हुआ। छोटी मोटी शुक्रिया अदा करना चाहिए। चलें, ये चॉइस मैं आपको स्टोरी आपके पास फेंकता हूं, तो आप इसमें पूरी तरह से इंडिया का शुक्रिया अदा करें। मैं सर सिर्फ इतना कहूंगा कि ऐसे एहसानात, ऐसे काम हमारे लिए और भी करते रहें। तो अभी स्टोरी जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर पानी बहुत कम था, और हम अपने पानी के लिए तो तरस रहे थे, तड़प रहे थे, बल्कि कहा जाता है 43% पानी जो हमारा इस साल कम हुआ, और फसलें बर्बाद हो रही थी, और समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान का बनेगा क्या। खुश्क साली के इम्कानात थे बहुत ज़्यादा। अब जो उड़ी डैम है, जो इस्लामाबाद जो है वो इलाका, वहाँ पे डैम है, वो भी अपना ही है चौधरी साहब, वो भी हमने ले लेना। अच्छा जी। दूसरा बगलियार वो डैम है, और वहाँ पे ज़ाहिर स्टोरेज थी, और हमने खबर दी कि पाकिस्तान ने इस साइड पे मिसाइल लगा दिए हुए हैं, और ये गड़बड़ थोड़ी सी भी हुई नहीं तो उन्होंने दोनों डैम उड़ा देने। तो वो उसके बाद ये बाकायदा खबर, ठीक है यार, आज भी मैं हमने बताई थी, हमने कही करता हूँ, और उसमें आके वो बहुत ज़्यादा फिर वो हमारे क्लिप्स वहाँ चलते भी रहे इंडिया के अंदर, और उसको सीरियस भी लिया गया। और उसके बाद उन्होंने पानी छोड़ दिया उधर उड़ी डैम से, और जब पानी छोड़ा तो हमारे जो खुश्क दरिया थे वो सारे जो हरे भरे हो गए, उनके अंदर तलावट आ गई, उनके अंदर पानी आ गया, सैलाब हो गए। और अब अगर आप हमारे तमाम हेडवर्क्स देखें जाके, तो वहाँ ठीक ठाक पानी बह रहा है। सलमान की चले जाएं, आप कादराबाद चले जाएं, जाके देखें तो सही आप, वहाँ पे तो जलथल हुआ हुआ है, जलथल एक हो गया, वो कहते हैं जलथल एक हो गया, जो पूरा मुहावरा है ना, मैं आपको उर्दू सिखाता हूँ। तो वो मेरा ख्याल है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ी फेवर की है पाकिस्तान की। अब हो सकता है ये फसलों का ज़माना ना हो, वक्त ना हो, लेकिन वाटर टेबल तो ऊपर आता है ना जी, और उसका इफेक्ट होता है, ज़मीन आपकी हरियाली होती है। तो मेरा ख्याल है पूरी कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए मोदी सरकार का कि ये तो आपने बड़ी मेहरबानी की, और ऐसी मेहरबानी हम पे करते रहें।